हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। तो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट कर दिया था। बहुत सारे टॉपिक हो गए थे। आज हम वेस्पर थ्योरी हो गई थी। आज हम वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे। ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करने से पहले हम ये समझेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअल में है क्या। जो जो चीज़ें वेस्पर थ्योरी ने छोड़ दी थी वो यहाँ हो रही थी। ठीक है। और कुछ चीज़ें, क्योंकि ये मैथमेटिकल वे में नहीं करी गई थी, एक तरह से थ्योरेटिकल वे में कही गई थी और इसका कोई मैथमेटिकल व्यू नहीं था, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। ठीक है। तो फर्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे, वी बी टी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है। ये थ्योरी दो लोगों ने प्रपोज की थी। फर्स्ट कौन थे? हिटलर थे। दूसरे थे लंदन। वो वाले हिटलर नहीं, जो वाले ये दूसरे हिटलर थे। ठीक है। तो जो थ्योरी इंट्रोड्यूस करी गई थी, इंट्रोड्यूस्ड बाय हिटलर एंड लंदन, ये दोनों साइंटिस्ट के नेम हैं। ठीक है। कब? 1927 में। ठीक है। ये पूरी थ्योरी एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी, तो आप ध्यान रखिएगा इस पे। ठीक है। और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको फर्दर एक्सटेंड किया था किसने? फर्दर जो इसकी क्या कहते हैं स्टडी करी थी, फर्दर स्टडीड बाय पॉलिंग। पॉलिंग ने इसको फर्दर स्टडी किया था। ठीक है। तो इसमें लिख देंगे फर्दर स्टडीड बाय या डिस्कस्ड बाय कौन थे? पॉलिंग। जो पॉलिंग रूल हम लोग देखते हैं वो इन्हीं पॉलिंग के द्वारा दिया गया है। ठीक है। अब ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किस किस पे बेस्ड है, यहाँ पे हम क्या क्या समझेंगे? ओवरलैपिंग समझेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो समझेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समझेंगे, वो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में समझेंगे। यहाँ पे ओवरलैपिंग समझेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल समझेंगे, हाइब्रिडाइजेशन समझेंगे। ठीक है। तो ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बेसिकली नॉलेज देती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वीबीटी जो है बेस्ड किस पे है? एटॉमिक ऑर्बिटल। वीबीटी बेस्ड ऑन, ये जो थ्योरी है कहाँ किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो जो ओवरलैपिंग हो रही होगी किसकी? ऑर्बिटल्स की। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड होगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे बेस्ड होने के साथ साथ ये किस पे बेस करेगी? हाइब्रिडाइजेशन पे। ठीक है। या इसको बोल सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक और था, हाँ, ओवरलैपिंग। ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल की या ओवरलैपिंग, या ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है। ये कुछ टॉपिक हैं जो इस थ्योरी के अंडर हमको समझने हैं। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या क्या पता चलेगा? हमको यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल पता चलेगा। हमको यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या पता चलेगी? ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता चलेगा। हमको यहाँ पे क्या पता चलेगा? हम लोगों को इस थ्योरी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन भी देखने को मिलेगा। अब जो ये थ्योरी है
जो एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रही है, एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात कर रही है, ओवरलैपिंग की जो बात कर रही है, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की भी बात करेगी, जो एक तरह से जिसको कह सकते हैं एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिंग भी है इसमें, तो पॉलिंग में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे भरे जा रहे हैं ये भी पता चलेगा। हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा सा कह सकते हैं थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम लास्ट में करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं इस थ्योरी की वो अभी समझते हैं, ठीक है। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, आगे की चीज़ें समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बॉन्डिंग समझेंगे। इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्डिंग समझेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग कैसे हो रही है। तो अगर हम दो एटम लेते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे, ठीक है, एक यहाँ ग्राफ बनाएंगे। उससे पहले हम लोग पहले एक चीज समझते हैं। जैसे हमारे पास दो एटम है, एक ए है और एक बी है। ए और बी एक दूसरे से इतना दूर हैं कि इनके बीच में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, ठीक है। जब ए और बी के बीच में ना कोई अट्रैक्शन है ना कोई रिपल्शन है, तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियस है जो अट्रैक्ट करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। फिर क्या किया गया कि ये दोनों को, ये जब तक एक दूसरे से दूर थे तब इनमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या थी कि जब दे स्टार्ट अप्रोचिंग टूवर्ड्स ईच अदर, जब दो एटम स्टार्ट अप्रोच करते हैं, एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू करते हैं या फिर एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं या कुछ रिएक्शन होना शुरू होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर ये लोग पास आना शुरू हुए, ए और बी पास आए, तो क्या होता है, ए एटम और बी एटम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहली चीज जो हम लोगों को देखने को मिलेगी, वो जो चीज पहली हम लोगों को पता है वो क्या है, ए एटम के पास, जो हमारा एटम ए है उसके पास क्या है, न्यूक्लियाई है Na, इसके न्यूक्लियाई का नाम Na, इसके न्यूक्लियाई का नाम Nb, इसके इलेक्ट्रॉन्स का नाम Ea, ठीक है। मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन का नाम Ea, इसके इलेक्ट्रॉन का नाम Eb, ठीक है। इनके पास ये इलेक्ट्रॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन Ea है, Na न्यूक्लियाई का नाम है, ठीक है। अब जब ये दोनों एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे, जा रहे होंगे, अप्रोच करना शुरू कर रहे होंगे, तो कुछ चीज़ें या कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला, अट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। पहला हम लोगों को अट्रैक्शन देखने को मिलेगा या फिर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन देखने को मिलेंगे दो एटम। तो अट्रैक्शन फोर्सेस हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे वो हम बात समझते हैं। होप सो ये लास्ट वाला दिख रहा होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो इसका न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, तो हाँ, तो पहली चीज अट्रैक्शन दिखेगी, दूसरा रिपल्शन, दोनों साथ साथ लिख, ठीक है। रिपल्शन फोर्सेस। तो जो हम लोगों को अट्रैक्शन देखने को मिलेगा वो कहाँ मिल रहा होगा, अ, इसके न्यूक्लियस से, मतलब एटम ए के न्यूक्लियस से एटम बी का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहा होगा, ठीक है, ठीक है। तो अट्रैक्शन बिटवीन जो होगा Na और Eb के बीच में हो रहा है और इसके न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन फील हो रहा होगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन बिटवीन Nb और Ea के बीच में,
ठीक है, ये समझ में आ गई चीज़। जो हमारा दो एटम एक दूसरे की ओर अप्रोच करना जब शुरू करते हैं तो जो अट्रैक्शन है वो ए के इलेक्ट्रॉन और बी के न्यूक्लियस के बीच में और ए के न्यूक्लियस और बी के इलेक्ट्रॉन के बीच में देखने को मिल सकता है, और वो मिलेगा ही। ठीक है, सेकंड जो हमको रिपल्शन देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? वो हमको रिपल्शन इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस में, क्योंकि दोनों का अट्रैक्शन पावर क्या होगा? अगर एक ही जैसे एटम है, अगर हमने ये कह दिया कि जैसा ये है वैसा ये है, क्योंकि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स होगा या इलेक्ट्रॉन के जो ऊपर चार्ज होगा वो सिमिलर होगा, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को अप्रोच रिपल कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल कर रहे होंगे, और ये जो न्यूक्लियाई होगा ये भी क्या कर रहे होंगे एक दूसरे को, क्योंकि एक जैसा क्या होगा इनके अंदर, एक जैसे फोर्सेस होंगे। ठीक है, जब एक जैसे फोर्सेस होंगे तो एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ टू एटम रिपल फील करेंगे, तो रिपल्शन फोर्स कहाँ देखने को मिलेगा? रिपल्शन बिटवीन ई ए एंड ई बी। रिपल्शन सेकेंड जो हम लोगों को देखने मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? एन ए एंड एन बी, एन ए और एन बी। जब ये सब चीजें हो रही होंगी उसके बावजूद भी बॉन्ड ए बी जो हैं वो हमारे बॉन्ड बना रहे होंगे। ठीक है, ए बी ने बॉन्ड बना लिया। जब ए बी ने बॉन्ड बना लिया तो क्या हुआ? मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं या अट्रैक्शन जो है वो मोर पावरफुल है, या बहुत अच्छी तरह से अट्रैक्शन हो रहा है, और उसकी रिस्पेक्ट में जो रिपल्शन फोर्स है वो बहुत कम है, या फिर कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, या ज़्यादा एक दूसरे के जो अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स वो ज़्यादा प्रेफरेबल है, या अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स ज़्यादा अच्छे से वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और रिपल्शन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, तो इस बात को कैसे लिखेंगे? तो अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस टेंड्स टू ब्रिंग द टू एटम्स टुगेदर। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये जो दो एटम हैं वो पास पास आ गए। ठीक है, और जिसकी वजह से ठीक है, जिसकी वजह से वो पास आ गए, लेकिन रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं जिसकी वजह से उनको दूर जाना चाहिए था, ठीक है, वो नहीं गए। ठीक है, तो एटम से टू बी बॉन्डेड। अगर ये जो फोर्स है अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू रिपल्शन फोर्सेस, क्योंकि इसका जो अप्रोच होगा वो बहुत कम होगा, इनका अप्रोच ज़्यादा होगा। ये इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से खींच रहा होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी से खींच रहा होगा, तो जब अट्रैक्शन होगा वो ए बी बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाएंगे, देन रिपल्शन। ठीक है, तो रिपल्शन वीकर हो जाएगा। जब वीकर हो जाएगा फिर अब अट्रैक्शन की वजह से जब बॉन्ड बन गया तो क्या होगा? ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, यहां लिख देते हैं, ए एंड बी फॉर्म बॉन्ड, फॉर्म molecule where attractive forces are more than repulsive forces। यहाँ क्या हुआ? अट्रैक्टिव फोर्स से ज्यादा क्या है? रिपल्सिव फोर्सेस। तो जो हमारे ए और बी थे वो बॉन्डेड हो गए। ठीक है, जब ये दोनों बॉन्डेड हो गए या ए बी ने मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया तो पहली चीज होगी स्टेबलाइजेशन। ठीक है, तो एनर्जी गेट रिलीज। तो यहाँ पे एक तरह से, सॉरी,
तो यहाँ पे एक तरह से ए और बी बॉन्ड बना रहे हैं। जितनी एनर्जी इनकी यहाँ थी इंडिविजुअली, उससे ये एनर्जी घट गई। तो जब एनर्जी घट गई, देयर इज सम रिलीज ऑफ एनर्जी। जो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? उस एनर्जी को कह देंगे बॉन्ड एंथैल्पी। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी की बात करते हैं, और ये पूरी बात हम ग्राफ के थ्रू करेंगे। उसके बाद ओवरलैप पे आएंगे, ठीक है। तो पहली चीज क्या हुआ, ए और बी एक दूसरे के ऊपर तरफ अप्रोच करने लगे, तो वहां पे कंडीशन अराइज हुई अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्सेस आर मोर प्रेफरेबल देन रिपल्सिव फोर्सेस। तो हमारे अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा, मतलब कह सकते हैं ना, स्ट्रॉन्गर था, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर था देन रिपल्शन फोर्स। तो ए बी फॉर्म्स, या ए बी फॉर्म बॉन्ड, मॉलिक्यूल की जगह बॉन्ड लिखते हैं, फॉर्म बॉन्ड बिटवीन देम, ठीक है, वेयर अट्रैक्टिव फोर्स आर मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। and a stable molecule is, एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, एंड अ स्टेबल मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा जो हम बॉन्डिंग की बातें कर रहे थे उसके बारे में, ठीक है। अब हम एक ग्राफ देखेंगे जो एनसीईआरटी में है, कभी कभी ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, तो वो समझ लेते हैं हम लोग। इसको रब करते हैं। ये एक हम ग्राफ बनाते हैं बॉन्ड एनर्जी पे, या एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पे, ठीक है। तो वाई एक्सिस हमने ले ली एनर्जी, और ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। मतलब जब हमारे मॉलिक्यूल बन रहे हैं तो उनके बीच में जब दो एटम मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, या दो एटम के बीच में न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो जब हमारे एटम दूर दूर थे, इनके बीच में कोई अप्रोच नहीं था, तो एनर्जी हाई थी, ठीक है। एनर्जी क्या थी, हाई थी, या इसको बोल सकते हैं ऑलमोस्ट एनर्जी, इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं, ऐसी थी, ठीक है, इसके बराबर थी। फिर क्या हुआ, हमारे एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करना शुरू किया और पास पास आ गए। जब पास पास आए तो यहाँ पे हमने ऐसे कुछ, यहाँ से ऐसे एनर्जी का लॉस देखना शुरू किया, ठीक है। अब जब ए और बी ने बॉन्ड बना लिया है, पूरी तरह से ओवरलैपिंग हो गई है, बॉन्ड बना लिया है, वो टर्म नहीं यूज कर रहे हैं हम ओवरलैपिंग, वो बाद में समझेंगे, बॉन्ड बना लिया है, तो ये जो जिस एनर्जी पे यहाँ थे उससे बहुत लो चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो है इस पॉइंट पे ये एनर्जी बहुत लो होगी, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू ये, तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और ये एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी ये ऐसे दिख रही है, जब इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था तब ऐसा था, तो एनर्जी भी हाई थी। जब इनके बीच में डिस्टेंस कम होने लगा तो एनर्जी धीरे धीरे, यहीं से ही इसको ग्राफ को नीचे करना शुरू कर देते हैं कि अप्रोच कर रही है, ठीक है।
तो यहीं से ये एनर्जी हमारी लो होने लगी, इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया और इसके बीच में और कम डिस्टेंस हो गया। ये है ना इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी होगी इस जगह ऑलमोस्ट 435.8 क्या होगी, किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है, किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो है, ठीक है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है ये 75 पिकोमीटर है और यहाँ के आगे 75 से ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब कि ये जो एनर्जी है जब बॉन्ड बनाया गया तो ये एनर्जी लो हो गई। 435.8 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल एटम्स को ब्रेक करेंगे उसमें इतनी एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो हमने जो मॉलिक्यूल बनाया है, जो भी, ये हमने शायद हाइड्रोजन का लिखा है। अगर ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है और इन्होंने H2 बॉन्ड बना लिया है। तो अब H2 बॉन्ड, एक मोल H2 बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमको 435.8 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, तब हम ब्रेक कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये हमारा मॉलिक्यूल इतना स्टेबल हो गया है कि इसने उसको इतनी एनर्जी चाहिए होगी तब हम ब्रेक कर पाएंगे, नहीं तो वो अपनी एनर्जी स्टेबल स्टेट पे पहुंच गया है मॉलिक्यूल बनने के बाद, ठीक है। तो ये था एक क्राइटेरिया समझने का, ठीक है, कि जब एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में थे तब उनकी एनर्जी ज़्यादा थी विद रिस्पेक्ट टू इन द बॉन्डेड स्टेट। तो ये हो गई एक बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग किसके लिए हो रही है? बॉन्डिंग एक तरह से स्टेबलाइजेशन के लिए हो रही है कि जब मॉलिक्यूल पास है तो उनमें स्टेबलाइजेशन आया, उनमें एनर्जी का रिलीज हुआ, ठीक है। सेकेंड, हम इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। सेकेंड हम देखेंगे ओवरलैपिंग, ठीक है। ऑर्बिटल ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो देखेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। अभी ये पूरी चीजें समझ लीजिए, फिर वीबीटी एक साथ पूरी लिखवा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो होप सो ये नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं, आगे समझते हैं चीजें। तो जब हमारे और H और H या A और B बॉन्ड बना रहे थे तब हमने क्या देखा? बॉन्ड बनने के बाद देयर इज मर्जिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अगर हम ए लिख दें कि ये ए है, या H हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, H लिख देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इनके बीच में मर्जिंग हो गई है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में मर्जिंग हो गई है, या ये मर्ज कर गए हैं एक दूसरे के अंदर। तो जब ये मर्ज कर गए हैं, ओवरलैपिंग हो गई है, तो इस ओवरलैपिंग का मतलब है देयर इज पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में पेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो अब इसको ऐसे न शो करके, अब इसको जो अब इसको ऐसे शो करेंगे, क्योंकि ये बॉन्ड बना रहे हैं। कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ओवरलैप है डिसाइड करेगा
स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, जो ओवरलैप, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है। तो हमारा ये टॉपिक अब यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, ओवरलैपिंग। ठीक है, तो किस तरह की ओवरलैपिंग हो रही है। अगर अच्छी ओवरलैपिंग हो रही है तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है, अगर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम है तो वीक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ओवरलैपिंग में जो कॉन्सेप्ट है, अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा। जो फॉर्मेशन होगा बॉन्ड का बिटवीन टू एटम्स, वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगी, मतलब इस एटम का ऑर्बिटल होगा, इस एटम का ऑर्बिटल होगा, उनके बीच में ओवरलैपिंग हुई होगी, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग हो रही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, और इनके इसके जैसे हमने बताया था कि हमारे पास ए एटम है, उसके उसका ये न्यूक्लियस है, उसके यहाँ ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे पास बी है, ये न्यूक्लियस है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये पास आए, इन्होंने बॉन्डिंग बनाई, जब ये बॉन्डिंग बना रहे थे तो एनर्जी रिलीज हुई, इन्होंने पेयरिंग कर ली, पेयरिंग कर ली, पेयरिंग किसके बीच में हुई, इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में हुई। जब इनके इलेक्ट्रॉन के बीच में पेयरिंग हुई, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये वैलेंस शेल पे थे, वो वाले अंदर वाले तो होंगे नहीं। अगर हमने कह दिया कि कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहे हैं, ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो यहाँ फर्स्ट ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसकी फर्स्ट शेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी 2 है, फिर सेकंड पे यहाँ पे कितने हैं, 4 है, यहाँ पे भी कितने हैं, 4 है। अब जब ये 4 हैं तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, ये कार्बन के वैलेंस शेल के या आउटर मोस्ट शेल के मिलके बॉन्ड बना रहे हैं। तो इनके बीच में अगर बॉन्ड बन रहा है तो ये बाहर वाली शेल मिलके बॉन्ड बना रही है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन एक तरह से क्लाउड था, हम लोगों ने बताया था कि क्लाउड की तरह है, फैला हुआ है, और वो क्लाउड है एक दूसरे में मर्ज हुआ है। तो जितना ज़्यादा एक्सटेंट, जितना अच्छे से वो मर्जिंग ऑफ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, उतना अच्छा बॉन्डिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग हो रही होगी, कोवेलेंट बॉन्ड हो रही होगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके स्पिन जो होंगे अपोजिट होंगे। अब एच का अगर इस स्पिन में होगा तो इस वाले एच का इस स्पिन में होगा, तो ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल में आएंगे और इनका जो एक तरह से कहते हैं कि जो स्पिन होगा दोनों इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होगा। ठीक है, जो वैलेंस शेल में है। इसमें अगर आपको कुछ लिखना हो तो आप नोट कर सकते हैं, अभी मैं इसमें कुछ नहीं लिखवा रही हूँ, सारी चीज़ें समझने की हैं। ठीक है, फिर लिखवाएंगे एक साथ थ्योरी में। तो फर्स्ट जो हम ओवरलैपिंग देखेंगे, वो ओवरलैपिंग जो हम देखेंगे वो कुछ तरह के पर्टिकुलर टाइप के ओवरलैपिंग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं, जैसे हमने एस देखा था, एस ऑर्बिटल कैसे थे, स्फीयर के फॉर्म में थे, ये एस है। ये है पी, पी कैसे थे, पी डंबल शेप में थे। ठीक है, अभी हम एस और पी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो जब एस जो इस शेप में थे, जिसमें पूरे में क्या था, एक ही तरह के, मतलब एक तरह से ये क्लाउड है इसका, ये स्पेशली ऐसा है, ऐसे ऐसे बीच में बहुत ज्यादा होंगे, और जैसे जैसे ये होता जाएगा तो ये रेयर होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ये डेंसर होगा, इसलिए इसको स्फीयर मान लिया गया। ठीक है, जो पी है हमारा वो ऐसा होगा, मतलब ये ऐसा होगा। ठीक है, जो मिड वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा, डेंसर होगा, और जो ये इधर वाला लोब वाला पॉइंट होगा
वो कम डेंसर होगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है जिसको नोड बोलते हैं, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बिल्कुल 0 होती है, ठीक है। अब P को हमने क्या किया, एक तरफ प्लस लिख दिया और एक तरफ माइनस लिख दिया, ठीक है। इसको ओवरऑल प्लस ही मान लिया। ये प्लस माइनस चार्ज नहीं है, बस एक तरह से डिफ्रेंशिएट किया गया है कि यहाँ पे कैसा है बिहेवियर, ठीक है। ये जो है हमारा लोब है वो प्लस है माइनस है, मतलब जैसा यहाँ है वैसा यहाँ कंडीशन नहीं होगी। लेकिन अगर कहा जाए कि S में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरी जगह पे ही माना जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है। अगर P बोलें कि P में एक इलेक्ट्रॉन है तो ये पूरी जगह पे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी माना जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। अब हम ओवरलैपिंग देखते हैं। ओवरलैपिंग जो हमको मेन समझनी है, फिर उस ओवरलैपिंग के भी और ज़्यादा, तो फर्स्ट टाइप की ओवरलैपिंग होगी हेड ऑन या फिर हम ऐसे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग, ठीक है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब जहां बॉन्ड बन रहे होंगे। सेकंड, नेगेटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं बन रहे होंगे, ठीक है। और थर्ड क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग मतलब जहाँ पे मतलब दूर दूर तक बॉन्ड बनने की कोई संभावना नहीं, कोई क्राइटेरिया ही नहीं रख सकते हम उसको ओवर, ठीक है। तो फर्स्ट जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग है वो किस तरह से हो रही होगी, या तो हमको ये एस वाले ऐसे देखने को मिलेंगे, ठीक है, या हमको पॉजिटिव नेगेटिव, इसको ऐसे बना देंगे, या हमको पी वाले ऐसे देखने को मिल रहे होंगे, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, या ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ऐसे देखने को मिल सकता है पॉजिटिव ओवरलैपिंग में। या फिर हमको देखिए इसमें पूरे में या तो हम पॉजिटिव लिख देंगे या तो हम नेगेटिव लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो या फिर हमको ओवरलैपिंग ऐसे देखने को मिलेगी, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरह की जितनी भी ओवरलैपिंग देखने को मिल रही होंगी वो क्या होगी, वो पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी। क्योंकि जब दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे होंगे तो बॉन्ड बना रहे होंगे तो ओवरलैपिंग होगी ही होगी, जो भी इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होंगे वो पेयर करेंगे, ठीक है। और जो ओवरलैप होगी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो टाइप की हो सकती है, और ये सब डिपेंड करेगी प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल की, जो प्रॉपर्टीज होंगी उस पर। अब नेगेटिव ओवरलैपिंग क्या हो सकती है, जब हमारा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ओवरलैप कर जाए, ठीक है। एक ये है नेगेटिव ओवरलैपिंग। इसके अलावा इसमें ये भी हो सकती है ऐसे, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। और ये हो गई हमारी नेगेटिव ओवरलैपिंग। और नेगेटिव ओवरलैपिंग कैसी हो सकती, और नेगेटिव ओवरलैपिंग देखने के लिए हम एक और बना सकते हैं इसमें, ठीक है। जीरो ओवरलैपिंग क्या होगी, जीरो ओवरलैपिंग में कोई भी दूर दूर तक ओवरलैपिंग होने के चांसेस हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। ओवरलैपिंग हमको लग रहा होगा कि हो रही है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं हो रही होगी, ऐसा होगा। या फिर एक हमारा वाई एक्सिस पे होगा और दूसरा हमारा जेड एक्सिस पे होगा, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऐसे हो सकता है। तो ये तीन तरह की ओवरलैपिंग देखने को मिल सकती हैं। जब हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया कि हाँ पॉजिटिव ओवरलैपिंग है, जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग है तो उसके बाद क्या क्राइटेरिया बनेगा, इसको समझ लीजिए, फिर हम बात करेंगे। तो अब जो है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने
वेस्पर थ्योरी पढ़ ली है, हम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल कैसे कैसे बना रहे हैं, पॉलीमॉलिक्यूल डायमॉलिक्यूल कैसे कैसे बॉन्ड बना रहे हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो हम लोगों को पता है कि एक से ज़्यादा सॉरी 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल बॉन्ड बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा एटम बॉन्ड बना सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं, डायएटॉमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहे होते हैं तो उनके ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी, जब ओवरलैपिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर कर रहे होंगे जिनकी अपोजिट स्पिन होगी। ठीक है, जब इन लोगों ने ओवरलैपिंग की तो हम लोगों को पता चला कि 3 तरह की ओवरलैपिंग पॉसिबल है, कि ये, एक ये, एक ये। ठीक है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। जब पॉजिटिव ओवरलैपिंग होगी तभी बॉन्ड बनेगा, और पॉजिटिव ओवरलैपिंग होने के बाद चांसेस हैं बॉन्ड बनने के। और किस तरह के बॉन्ड बनेंगे, अगर टाइप ऑफ ओवरलैपिंग पॉजिटिव है तो हमारा सिग्मा और पाई डेल्टा बॉन्ड बन सकते हैं। हमें केवल सिग्मा पाई समझने हैं तो हम सिग्मा पाई बॉन्ड समझेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसको रब करके हम टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे। ठीक है, तो होप सो इतना समझ में आया होगा। इसको रब करते हैं। तो अब जो हमारा ओवरलैपिंग है, तो अब हेडिंग में होगी टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एक तरह से हो गई है, लेकिन फिर भी हम समझेंगे। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर। तो फर्स्ट क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड क्लासीफाई कर सकते हैं 2 टाइप से। ठीक है, कि लिख सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड classified on basis of overlapping। बेसिकली हम लोगों को 2 समझनी है, तो यहाँ पे 2 टाइप बोल दिए हैं, वैसे और भी हो सकती हैं। तो अब देखिए, यहाँ पे मैथमेटिकल व्यू है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन क्योंकि 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे वो मैथमेटिकल व्यू नहीं लिए गए हैं। जब हम हायर स्टडीज़ एमएससी वगैरह में या पीएचडी में काम करते हैं तो वहाँ हम वैल्यूज़ भी लेते हैं, यहाँ पे केवल थ्योरेटिकल है। तो हमने उन्हें क्या किया, कोवेलेंट बॉन्ड का क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग, जिस पे कौन कौन से बॉन्ड बन रहे होंगे। पहला सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, जिसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा जो है वो पाई, ऐसे लिख सकते हैं पी आई, और ये वाला पाई, पाई बॉन्ड बन रहा हो। ठीक है, इसको देखिए, तो होप सो अभी तक जो बात कही है वो समझ में आई होगी, और अब हम लोग आगे बात करते हैं। जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो 3 तरह से बन सकती है। सिग्मा बॉन्डिंग 3 तरह से बन सकती है। पहली एस एस ओवरलैपिंग से, इसको ऐसे लिख देते हैं, एक मिनट।
जो सिग्मा बॉन्डिंग है वो 3 तरह से पॉसिबल है, तीनों यही हो जाएगी। ये SS ओवरलैपिंग या SP ओवरलैपिंग लिख लीजिएगा, पहला। दूसरा ओवरलैप, या फिर थर्ड PP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग। तो जो सिग्मा बॉन्ड होगा वहां पे हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है, एंड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो सकती है, टेल टू टेल ओवरलैपिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड टू एंड या हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी कहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ लिख सकते हैं एंड टू एंड, एंड टू एंड होगी। ठीक है, और यहाँ एंड टू टेल। ठीक है, या फिर बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग, ये सारी चीजें लिखवाएंगे। ठीक है, अभी जब वेस्पर थ्योरी पूरी लिखवाएंगे। और यहाँ पे हो सकती है साइड वाइज, साइड वाइज। ठीक है, तो अब जब हमारी SS ओवरलैपिंग हो रही है, SP ओवरलिंग और PP ओवरलैपिंग हो रही है, तो SS में कैसी हो रही है, ऐसे A और A के बीच में। ठीक है, ये दोनों के पास केवल s ऑर्बिटल है। अगर कोई ऐसा एटम है जैसे CH4 जैसा, जिसमें कार्बन के पास p ऑर्बिटल है लेकिन हाइड्रोजन के पास क्या है, s ऑर्बिटल है, तो हमारा अगर CH बना रहा होगा तो एक s होगा और एक का p होगा। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हेड ऑन हेड हेड ओवरलैपिंग हुई है। p ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग में भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकता है। ध्यान रखना ये पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। जो पाई बॉन्ड बना रहा होगा वो एंड टू एंड, एंड टू टेल होगा या साइड वाइज, ये नहीं, इसको साइड वाइज भी बोलेंगे। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, या लैटरल, लैटरल सही होगा, लैटरल, लैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो लैटरल में क्या है, एक ये P है, एक ये P है, इनके बीच में बॉन्ड होगी, कैसे होगी, ये इधर देख, इसका लोब, इसका लोब, इसका लोब, इसका लोब, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ एक ही जगह ओवरलैपिंग हो रही, एक फेस पे, एक फेस पे। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, एक ही जगह इनकी ओवरलैपिंग हो रही होगी। पाई बॉन्ड में क्या है कि ऊपर और नीचे बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, इसको पाई बॉन्ड कहेंगे, साइड वाइज। यहाँ ओवरलैपिंग बहुत अच्छे से हो रही होगी, तो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्डिंग ज़्यादा होगी या सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा देन पाई बॉन्डिंग या पाई ओवरलैपिंग। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्डिंग जो है बहुत अच्छे से हो रही होगा, इसका एक्सटेंस ऑफ ओवरलैपिंग अच्छा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही होगी तो स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी, बॉन्ड भी स्ट्रॉन्गर होगा। अगर हमारी ओवरलैपिंग ऐसे लेटरल हो रही होगी, साइडवाइज हो रही होगी, तो सिग्मा से वीक होगी, और जो पाई बॉन्डिंग होगी वो सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही पाई बॉन्ड बनेगी। एक ही जगह एक्सेप्शन है जहाँ पे सारे पाई बॉन्ड बन रहे होंगे, कोई सिग्मा नहीं बन रहा होगा, लेकिन हमको केवल अभी सिग्मा और पाई समझना है। ठीक है, तो सिग्मा एक दो केसेस होंगे, वो बाद में बात करी जाएगी जब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे या हायर लेवल पे बात करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो हमारा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप लार्जर होगा देन द पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में पाए जा सकते हैं, पहले सिग्मा बनेगा बाद में पाई बॉन्ड बनेगा। पाई बॉन्ड में ओवरलैपिंग
सिग्मा बॉन्ड से कम होगी, ठीक है। जो मल्टी न्यूक्लियर या पॉलीन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें सिग्मा और पाई के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और उसमें सिग्मा पाई दोनों पॉसिबल है। तो होप सो आज जो मैंने बात करी है, पहली क्या थी? पहली हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे बॉन्ड बन रहा है, दूसरा ओवरलैपिंग कैसे हो रही है। अब इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, थोड़ा सा वास्ट है, उसके लिए कम से कम 35 मिनट्स 40 मिनट चाहिए उसको अकेले समझने के लिए, वो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे। और उसके बाद वेस्पर थ्योरी है, वेस्पर थ्योरी जो भी मतलब केवल लिखवानी है तो एक टर्न पे लिख जाएगी या उससे हाफ टर्न में लिख जाएगी। उसके बाद एमओटी है और एमओटी के बाद मोस्ट प्रोबेबली एक और क्लास लगेगी, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।